Hello students, welcome back to my YouTube channel Virendra Sir's Science 1. In this video lecture we discuss about chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. स्टूडेंट्स ये लेक्चर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ में यही लेक्चर आपका पूरा चैप्टर डिसाइड करने वाला है, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है देन पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर होने वाला है आपको। तो बस स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के स्टूडेंट में बात करो तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 18th एंड 19th सेंचुरी में केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंजेस के बारे में बताया। तो वही चेंजेस जो हम 18th एंड 19th सेंचुरी से अभी तक के सुनते आए हैं वही हमें फिर से एक बार रिकॉल करके हमारा आगे नॉलेज अपडेट करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चेंजेस क्या होते हैं। चेंज मतलब दो टाइप के होते हैं हमारे केमिस्ट्री लैंग्वेज में। अगर मैं बात कर रहा हूँ चेंज की तो चेंज मतलब दो टाइप में है, जिसमें एक होता है स्टूडेंट्स फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस क्या है, एग्जैक्ट डिफाइन क्या है। तो आपके पास में सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा है फिजिकल चेंज मतलब क्या। फिजिकल चेंज कैसे होता है तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे, फिजिकल चेंज टेम्परेचर के हिसाब से, कोई भी प्रेशर अगर किसी चीज पे अप्लाई हो रही है तो जिसके कारण फिजिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन सच पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स है, एग्जांपल हम ले सकते हैं टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। तो ये हमारे सिंपल से केमिकल चेंज को बताने वाले और साथ में फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, पहला तो फिजिकल चेंज। आप बोलेंगे सर एग्जैक्ट फिजिकल चेंज का अगर एग्जांपल हम देंगे तो कैसा रहेगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास में आइस क्यूब है, ठीक है स्टूडेंट, हमने आइस क्यूब है हमारे पास में। आइस क्यूब जो है वो कौन से में रहेगा, नेचर कैसा रहेगा उसका, सॉलिड। देन आपने आइस क्यूब को हीट किया, हीट करने के बाद में किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में। और वाटर कैसा रहता है नेचर में, लिक्विड इन नेचर। तो देखिए आपने क्या अप्लाई किया, टेम्परेचर। हीट मतलब टेम्परेचर, कोई तो भी पैरामीटर, टेम्परेचर या तो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद में सॉलिड का कन्वर्जन किसमें हो गया है, लिक्विड में। तो आपने सिंपल आपने क्या करा दिया प्रोसेस में, स्टेट का चेंज करा दिया, सॉलिड्स का कन्वर्जन किसमें हो गया, लिक्विड में। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल मींस क्या, फिजिकल अपीयरेंस, जिसमें हम देखने वाले सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, तो यही नेचर। देन इसी के बाद में एक और पॉइंट मैं आपको अच्छे से रिकॉल करा देता हूं, फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है। सर रिवर्सिबल कैसे है, अगर मैं बात कर रहा हूं सिंपल सा, सॉलिड से मैंने लिक्विड कन्वर्ट किया, देन वापस से मैं जो लिक्विड फॉर्म हुआ इसको मैं फिर से क्या कर रहा हूं, इसको वापस से कूल कर रहा हूं, तो फिर से किसमें कन्वर्ट होगा, आइस में। तो वही तो हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कर सकता हूं, लिक्विड से फिर से क्या कर सकता हूं, सॉलिड में। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज मतलब क्या है, फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन पैरामीटर सच एज टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये आपका हो गया फिजिकल चेंज। प्रॉपर वे से आपको क्लियर हो गया होगा फिजिकल चेंज। देन हम सेकंड देखते हैं हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मींस क्या, तो केमिकल चेंज मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग प्रोसेस। सीधा का सीधा कंपोजिशन जो है वो सीधा चेंज हो जाना। तो कंपोजिशन मींस क्या, जो उसके पास में जो हमारा कोई भी कंपाउंड है उसके पास में जो उसका कंपाउंड या तो कंपोजिशन है वो सीधा क्या हो जाना, चेंज हो जाना। तो एग्जांपल फिर से हम देखेंगे, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस होते हैं प्रोसेस के ड्यूरिंग। तो ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं जिसके बाद में आपको दो टाइप के चेंज आप इजीली अभी प्रॉपर वे से देख सकते हैं। सीधा कंपोजिशन चेंज करने वाला, ठीक है, पहला देख सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। एक्टिविटी में दिया हुआ है हमारे पास में, आइस से वाटर में कन्वर्ट होना। आइस का वाटर में कन्वर्ट होना मतलब क्या है, फिजिकल चेंज है, अभी तो देखा हमने। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज। दूसरा एग्जांपल, कुकिंग ऑफ फूड मटेरियल। कंपोजिशन पूरा चेंज होगा ना। हम क्या ले रहे हैं, सिंपल हम राइस भी ले रहे हैं स्टूडेंट। राइस जो था उसको हमने क्या किया, उसको कुक करने के बाद में हमारे पास में जो नया कंटेंट बना, नया कंपोजिशन बना, आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, कुकिंग के बाद में चेंज हुआ। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि पूरा का पूरा कंपोजिशन चेंज हो गया, कंपोजिशन का चेंज होना। आप बोलेंगे सर ऐसा हो सकता है क्या कि
आपको अगर लग रहा होगा कि सर ये तो फिजिकल चेंज है क्योंकि पहले सॉलिड था देन वो सॉफ्ट मटेरियल, नहीं, एक बात बताओ, जो हमारे पास में फिर से क्या बना है, राइस बना है, उसका फिर से आप नॉर्मल वाले राइस जो हमारे कच्चे राइस थे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रॉ वाले में नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कंपोजिशन पूरा कैसा होगा, चेंज होगा, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है स्टूडेंट्स। देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना एक केमिकल चेंज है, वो बॉडी में उसके फ्रूट के बॉडी खुद से खुद काय में करो, राइपनिंग मतलब पकना, पकावट जो हो रही है। आप दो टाइप के मैंगो देख सकते हैं, एक आपका जो स्टार्टिंग मैंगो रहता है जिसको कच्चा आम बोला जाता है, दूसरा उसका में देखो राइपनिंग होके पका आम। तो कच्चे से कन्वर्ट होके पक्के में हुआ तो स्टूडेंट राइपनिंग मतलब पका हुआ, तो वो वापस से वैसा हो सकता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब पूरा का पूरा कंपोजिशन कैसा हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट एग्जांपल आप ले सकते हैं। देन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो वाटर का इवेपोरेशन मतलब क्या, रिलीज हो जाना, वाटर का कन्वर्जन किसमें हो जाना, वेपर में, वाटर वेपर में। तो वाटर का कन्वर्जन वाटर वेपर में हो जाना, इट इज अ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल है ना, जिसमें लिक्विड का कन्वर्जन किसमें हो गया, गैस में। देन वापस से आप उसको वेपर्स को कंडेंस करो और उसको वापस से क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, लिक्विड में। एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ का देता हूं स्टूडेंट, आपने सभी ने कभी ना कभी आपने वाटर को बॉईल किया, वाटर को बॉईल करने के बाद में आप क्या करते हैं, उसके ऊपर में आप आपका जो भी आपने वेसल लिया है उसके ऊपर आप प्लेट रखते हैं। देन आप जब बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद में जैसे आप ढक्कन हटाते हैं तो वहां पे आपको क्या दिखते हैं, वेपर्स दिखते हैं, वापस वो कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं, लिक्विड में। तो ये भी एक क्या है, एक फिजिकल चेंज है। देन इसी के बाद में साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्था, नेफ्था बॉल मतलब कौन से, जो हम घर में यूज करते हैं, जो कपड़ों क्लॉथ्स के आसपास में लगाए जाते हैं, नेफ्था क्लॉथ्स, तो वो मेजर क्या है, उसमें साइज का रिडक्शन हो रहा है। अरे साइज का रिडक्शन होते जा रहा है ऑक्सीजन के कारण, जिसके कारण आप बताएंगे वो भी क्या एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसकी बॉडी क्या होती है, कम होती जा रही है, फिजिकल चेंज है। तो कुछ एग्जांपल हमने लिए हमारे बुक के पॉइंट ऑफ व्यू। देन इसी के बाद में आपको सेकेंड एक्टिविटी दिख रही है, तो ये सेकेंड एक्टिविटी कब पढ़ सकते हैं, जब हम पूरा केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन होने के बाद में आपको एक्टिविटी सॉल्व करके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको इजीली वो पूरा का पूरा टेबल आपका जो सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं, हमारा जो एग्जैक्ट टॉपिक है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बार पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन। हाँ स्टूडेंट, तो मेजरली अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, सिंपल सा आपको बता रहे हैं। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन कुछ तो भी रिएक्ट होना और केमिकल्स का मिक्स होकर कुछ नया बन जाना। तो जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो बोर्ड पे डिफाइन लिखी है आप प्रॉपर वे से अच्छे से समझो डिफाइन क्या है एग्जैक्ट। ये डिफाइन आपके बहुत काम की है, सिंपल डिफाइन है, प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब कुछ सब्सटेंस है, कुछ सब्सटेंस है जिनके बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और क्या होता है, एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस है वो उनके बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं। अरे ब्रेक हो रहे तो कुछ नया बनेगा ना, तो उनका नया फॉर्मेशन, नए सब्सटेंस बनता है। कैसे नया फॉर्मेशन फॉर्म होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कोई कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल सिंपल सा अगर डिस्कस कर लेते हैं हमारा एक ही एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास में कोल है और एयर है। कोल और एयर दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं, कोल को आप एयर के साथ में जब रिएक्ट कर रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कोल मतलब कार्बन, एयर मतलब सिंपल सा ऑक्सीजन। जब इन दोनों को आप कंबशन कर रहे हैं, कंबशन मींस क्या, बर्न करना, कंबशन, तो कंबशन कर रहे हैं आप, इसको हीट कर रहे हैं सिंपल सा। तो हीट करने के कारण स्टूडेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या होता है, दोनों बॉन्ड ब्रेक करते हैं और दोनों एक नया कंपोनेंट फॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बन गया, नया कंपोनेंट बन गया, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दोनों को जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हुए और एक नया सब्सटेंस बना लिया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही हमारे पास में ऊपर में डिफाइन लिखी हुई है, क्या है, प्रोसेस इन विच सच सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ट्रांसफर्ड इनटू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो नया कंपाउंड बन गया। देन इसी के बाद स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन मैंने ऐसा लिखा है, ये रिएक्शन क्या है,
जो केमिकल रिएक्शन होती है अगर उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसी रिएक्शन को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की डिफाइन क्या है? सिंपल सी डिफाइन है। केमिकल इक्वेशन मतलब क्या? जो केमिकल रिएक्शन का क्या रहता है, जो केमिकल रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन रहता है या तो रिप्रेजेंटेशन, सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, जो केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है उसे ही क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल अभी हमें डिस्कस करना है कि केमिकल इक्वेशन मतलब क्या। तो केमिकल इक्वेशन के लिए आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको मैं जो अभी बता रहा हूँ अच्छे से सुनिए, प्रॉपर वैसे आपके बहुत काम में आने वाला है। हमारा जो भी सब्सटेंस होता है पहले जो है ऐसे फॉर्म में लिखा जाता था, कार्बन और एयर को मिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड। देन धीरे धीरे क्या हुआ, देन उसके बाद में उनके जो कंपोनेंट, जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला रहता है वो एंटर हुआ। तो कोल के लिए यूज किया था कार्बन, ऑक्सीजन के लिए O2। देन उसी के बाद में जो ये साइड होते हैं, जो लेफ्ट साइड में होते हैं रिएक्शन के, जो रिएक्ट करते हैं उसे बोला जाता है स्टूडेंट्स रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं रिएक्शन के उसे बोला जाता है रिएक्टेंट, और जो नया हमें मिलता है इसे क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। देन इसी के बाद में अगर यहाँ रिएक्शन स्टार्ट है, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, तो एरो हमेशा कौन से साइड रहेगा याद रखेंगे आप स्टूडेंट? प्रोडक्ट के साथ में, क्योंकि इन दोनों को रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट मिला है। तो यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन रही है। ये आपको दो चीजें याद रखना है। क्या? रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड प्रोडक्ट इन राइट साइड, और एरो हमेशा कहाँ रहेगा? प्रोडक्ट के तरफ, जब यहाँ से रिएक्शन हो रही है। देन इसी के बाद में अगर रिएक्टेंट दो है या तो दो से ज्यादा है तो दोनों के बीच में कौन सा साइन आता है? एडिशन का साइन, दोनों के बीच में प्लस साइन आता है। देन अगर वहां पे भी प्रोडक्ट के पास में भी दो या तो दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनके पास में भी कौन सा आएगा? प्लस का साइन ही यूज करेंगे आप, ये आप अच्छे से याद रखिए। देन ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन के बारे में। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ में अगर बर्न कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों बर्न हो रहे हैं, मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी आप एक एग्जांपल यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, मतलब ये केमिकल इक्वेशन। फिर से देखिए मैंने क्या किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे, दोनों के बीच में कौन सा साइन? प्लस साइन। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हमेशा कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड। देन एरो कौन सी साइड में चाहिए? जो प्रोडक्ट मिल रहा है वहां पे। देन इसके बाद में ये प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मिला हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी के बाद में हमारा एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, किसके लिए? केमिकल इक्वेशन को क्लियर करने के लिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जब जिंक डस्ट, जिंक के साथ में कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है, और साथ में क्या रिलीज करता है? कॉपर। अब इसके बाद में आपको इक्वेशन जो है हमारे पास में ये वर्ड्स में लिखी हुई है, तो इसलिए इसे बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, इन वर्ड्स इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन का क्या? रिप्रेजेंटेशन, लेकिन किस में? वर्डिंग्स में। वर्डिंग्स में अगर केमिकल रिएक्शन को लिखा गया तो उसे बोला जाता है वर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास में सिंपल। देन इसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या बनाना है? केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन मींस क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन कंडेंस फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूले। कंडेंस फॉर्म में चाहिए, साथ में केमिकल फॉर्मूले आपको यूज करना है। तो केमिकल फॉर्मूले हम यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मींस क्या? कॉपर मतलब Cu, सल्फेट यहाँ पे SO4। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट Zn, जिंक के लिए लिखा जाता है Zn कंडेंस फॉर्म में। देन इसी के बाद में सेकंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट मतलब क्या होगा? ZnSO4, जिंक के लिए Zn, सल्फेट के लिए SO4, प्लस साथ में क्या रिलीज हो रहा है? कॉपर मतलब Cu। तो ये रिएक्शन हमारे पास में सिंपल सी रिएक्शन हम लिख सकते हैं, जब कॉपर सल्फेट और जिंक दोनों रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद में क्या बनता है? जिंक सल्फेट एंड कॉपर। देन स्टूडेंट इसी में मैं आपको केमिकल रिएक्शन के डिफाइन फिर से समझा सकता हूं। क्या हुआ? दोनों के बॉन्ड ब्रेक हुए, दोनों के बॉन्ड ब्रेक होके कुछ बॉन्ड दूसरे कंपोनेंट के साथ में
मिले और क्या बना, एक ट्रांसफॉर्म किसमें हुआ, न्यू सब्सटेंस। देखो ना यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कन्वर्जन किसमें हो गया, जिंक सल्फेट में। तो यही तो है, क्या है, केमिकल रिएक्शन। देन स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक कि आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में और आपने केमिकल इक्वेशन के बारे में प्रॉपर वे से देख लिया है, उसका बेसिक। देन इसी के बाद में क्वेश्चन आता है हमेशा, डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन अबाउट केमिकल चेंजेस। तो कौन कौन से केमिकल चेंजेस होंगे जब केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक ये क्वेश्चन आता है, ये तो हमने हमारा कवर कर लिया। देन इसी के बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो हमारा सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशन को प्रॉपर वे से कैसा लिखा जाए, तो उसकी कौन कौन सी और कितनी स्टेप्स है वो हम अभी हमारे लेक्चर में डिटेल में देखते हैं क्या स्टेप्स है। हाँ स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 3 मार्क का क्वेश्चन कम से कम बनता है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको वर्ड इक्वेशन बनाते आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के बाद में जैसे आपको समझ गया कि वर्ड इक्वेशन में इसके पहले वाला, इसलिए मैंने आपको वर्ड इक्वेशन बताया। वर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद जिंक डस्ट, इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ये हमने पढ़ा। तो ये रिएक्शन को हमें कन्वर्ट करते आना चाहिए किसमें, केमिकल फॉर्मूले में। तो फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको याद रखना है क्या था हमारा, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट मींस क्या, CuSO4, किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, जिंक के साथ। देन इसी के बाद में क्या बना के दे रहा था, जिंक सल्फेट और कॉपर। ये इतना तो सभी को याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इक्वेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो पहला आपको याद रखना है, रिएक्टेंट को हमेशा, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और वो नया बन रहा है, तो रिएक्टेंट को हमेशा केमिकल इक्वेशन के कौन से साइड में लिखना है आपको, लेफ्ट साइड में। प्रोडक्ट को कौन से साइड में लिखना है, राइट साइड में। ये फर्स्ट रूल कि आपको रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखना है, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखना है, ये फर्स्ट रूल हो गया। देन इसी के बाद में जिस साइड में प्रोडक्ट बन रहा है उस साइड में क्या देना है आपको, एरो देना है। जिस साइड में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उस साइड में आपको क्या देना है, एरो देना है। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। तो स्टेप नंबर 1 क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑन राइट साइड, और एरो टुवर्ड्स कहां पे, प्रोडक्ट की तरफ क्या होना चाहिए हमारा, एरो होना चाहिए। देन इसी के अंदर सेकंड स्टेप देख लेते हैं, और हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप बहुत इजी है। इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोर देन 2 और मोर देन 2, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 है या तो 2 से ज्यादा है, तो उन दोनों के बीच में लिंक लाने के लिए हमें कौन सा साइन यूज करना है, प्लस साइन यूज करना है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस साइन यूज करेंगे। तो हमारे फर्स्ट 2 रूल्स कितने इजी थे। फर्स्ट रूल में आपने क्या किया, आपने जितने भी हमारे पास में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को कौन सा साइड में लिखा हमने, केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में। हमारा जो प्रोडक्ट था स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट को कौन सा साइड में लिखा हमने, राइट साइड में। देन इसी के बाद में इंडिकेट कहां किया, एरो प्रोडक्ट के साइड में किया, हमारा फर्स्ट स्टेप। देन इसी के बाद में अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट 2 या तो 2 से ज्यादा, दोनों के बीच में कौन सा साइन, पॉजिटिव। ये हमारे 2 स्टेप हुए। देन इसी के बाद में स्टूडेंट्स बाकी के और जो 4 स्टेप है उसके बाद में हमारा स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप 3 मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट भी आपको लिखना है प्रॉपर वे से, और इंफॉर्मेटिव हमें इक्वेशन को बनाना है तो सभी की स्टेट लिखना है। तो स्टेट मतलब क्या, फिजिकल स्टेट। 3 स्टेट होती है, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। गैसियस, लिक्विड, सॉलिड। तो गैसियस के लिए आपको यूज करना है स्मॉल g, सॉलिड के लिए s एंड लिक्विड के लिए l। ये हमारे पास में गैसेस के फॉर्मूले होंगे। देन इसी के बाद में स्टूडेंट्स अगर याद रखेंगे, कोई भी कंपोनेंट अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में है, सॉल्यूशन मींस एक सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके एक कंपोनेंट बना हुआ है और वो फॉर्म में है। जैसे कि कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो उसको किस इससे लिखा जाए, तो उसको लिखा जाता है एक्वस। कैसा लिखा जाता है, एक्वस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर कोई भी सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो उसे लिखा जाता है एक्वस। एक्वस के लिए यूज किया जाता है ब्रैकेट में स्मॉल a एंड स्मॉल q, AQ एक्वस के लिए। ये आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है।
देन तीसरे पॉइंट में ही एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कभी कभी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट तो गैस रिलीज हो जाती है। गैस का रिलीज होना मतलब क्या, गैस का इवेपोरेशन होना। क्या होना, गैस का इवेपोरेशन। एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूँ, वाटर को बॉईल कर रहा हूँ तो वाटर के वेपर्स इवेपोरेट हो जा रहे हैं, रिलीज हो जा रहे हैं। कहाँ पे, ऊपर रिलीज हो जा रहे हैं, जिसके कारण आपको याद रखना है अगर कोई भी फिजिकल स्टेट जब आप लिक्विड का कन्वर्जन गैस में कर रहे हैं और गैस इवेपोरेट हो जाती है तो उससे लिए आपको अपवर्ड डायरेक्शन का एरो यूज करना है कोई भी रिएक्शन में। तो ये भी हम देखते हैं एग्जांपल के साथ में स्टूडेंट्स कि कैसे हम रिएक्ट करेंगे और कैसे गैस का अपवर्ड फॉर्मूला निकलेगा। देन इसी के बाद में हमने कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स की, मिक्स करने के बाद में एक नया सॉल्यूशन तो बना, लेकिन कुछ इनसॉल्युबल मैटर सॉलिड मैटर जमा हो गया सबसे नीचे। एक आपने फ्लास्क लिया, फ्लास्क में 2-3 कंपोनेंट्स डाल दिए, मिक्स कर दिए, लेकिन कुछ नीचे क्या हो गया, बच गया है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने घर पे एक वेसल लिया, वेसल में हमने चाय बनाया, तो आपने 3-4 कंपोनेंट डाल दिया। आपने क्या क्या डाला स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने वाटर डाल दिया, मिल्क डाल दिया, कैफीन मतलब चाय पत्ती डाल दिया, शक्कर डाल दिया, शुगर। ये सब डालने के बाद में आपको क्या मिलता है ऊपर में, अब जब छानते हैं तो क्या मिलता है हमें, प्रेसिपिटेट मिलता है। किसका, क्या बचता है, चाय पत्ती बचती है। तो अगर ऐसा कोई कंपोनेंट बच जा रहा है नीचे तो इसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन। क्या बोला जाता है, इनसॉल्युबल अगर सॉल्यूशन रहता है तो उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेट। क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेट। तो इसके लिए यूज किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो गैस का इवेपोरेशन, और ये डाउनवर्डली डायरेक्शन में जमा हो रहा है इनसॉल्युबल सॉलिड तो डाउनवर्डली डायरेक्शन में यूज किया जाता है एरो। तो इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए डाउनवर्डली डायरेक्शन का एरो यूज करना है। मतलब स्टेप नंबर 3 में बहुत सारी चीजें हैं। पहले आपको फिजिकल स्टेट देखना है, गैस इवेपोरेट हो जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन, अगर सॉलिड जमा हो जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई भी अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सॉल्यूशन के फॉर्म में तो उसके लिए यूज किया जाता है एक्वस। यहां तक कि आपको सभी को क्लियर होगा स्टूडेंट मेरे हिसाब से। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ स्टेप, बहुत इजी है फोर्थ स्टेप। हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर मुझे कोई भी रिएक्शन, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी रिएक्शन को अगर करा रहा हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं करा रहा हूं स्टूडेंट्स, तो उसमें अगर मैं हीट बाहर से अप्लाई कर रहा हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं और उसमें हीट हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए साइन दिया जाता है ट्रायंगुलर शेप। इसे डेल्टा बोल सकते हैं तो ट्रायंगुलर शेप बोल सकते हैं, ये साइन इसको दिया जाता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एक रिएक्शन को, हम इक्वेशन को हम ले लेते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन ये रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। देन स्टूडेंट्स यहां तक कि हम अभी वाली रिएक्शन और ये जो हमने रिएक्शन पढ़े थे इसमें हम स्टेट को बैलेंस कर लेते हैं। तो स्टेट्स को बैलेंस कर लेते कैसे, तो आपको ये दिख ही रहा है CaCO3, ये एक सॉल्यूशन के फॉर्म में। सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में तो एक्वस, और यहाँ पे आज यूज किया एक्वस। जिंक क्या है, एक सॉलिड है, तो यहाँ पे हमने यूज किया जिंक के लिए S ब्रैकेट में। देन क्या बना, जिंक सल्फेट बना। तो जिंक सल्फेट जो बना ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है स्टूडेंट्स, एक्वस सॉल्यूशन। एंड देन क्या बाहर निकला, कॉपर। तो कॉपर क्या है, सॉलिड, कॉपर इन सॉलिड नेचर। तो ये कैसा हो गया, ये हमने पूरा का पूरा रिएक्शन को बैलेंस किया। आपको पॉजिटिव साइन में दिखा है और एरो हमेशा कौन सा साइड में, प्रोडक्ट के साइड में। देन इसी के बाद में स्टूडेंट्स आप क्या रिएक्शन देखो, जब हम फोर्थ वाली, जब हम क्या बाहर से दे रहे हैं, हम जब हीट आउटसाइड से दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं, तो आपको दिख रहा है रिएक्शन के एरो के ऊपर में आपको हीट का साइन। देन कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इन नेचर है, कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा नेचर है, सॉलिड इन नेचर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नेचर में, और गैस क्या होती है, इवेपोरेट होती है। गैस अगर इवेपोरेट हो रही है तो उसके लिए एरो कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ। तो यहां तक के स्टूडेंट्स हमारे पास में फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल के बाद में एक और, फोर का एक हमने पढ़ लिया, दूसरा रूल आप सुनो अच्छे से। एक रूल आपको समझ गया, हम अगर रिएक्शन में हीट बाहर से दे तो एरो लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं वही बात कर रहा हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उससे अगर हीट बाहर निकली तो कैसा, यहाँ पे हीट बाहर से दे रहे तो चल रहा है, लेकिन कोई रिएक्शन हो गई और उसमें से हीट बाहर निकल गई, टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बाहर निकल गई तो कैसा। तो स्टूडेंट्स जब कॉपर सल्फेट और जिंक दोनों रिएक्ट करते हैं, जो नया कंपोनेंट बनता है
जिंक सल्फेट और कॉपर, तो इसको बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं तो ब्रेक होने के कारण क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो क्या रिलीज होती है, हीट। टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको क्या करना है, बाहर निकला रिलीज हुआ मतलब वो भी क्या है, प्रोडक्ट। तो आपको वापस से प्लस साइड में क्या दिखाना है, आखिरी में एरो के साथ में आपको क्या दिखाना है स्टूडेंट, हीट। तो यहाँ तक के हमारे पास में 4 रूल है। स्टार्टिंग से आप फटाफट 2 मिनट में हम रिकॉल कर लेते हैं। 4 रूल और 2 रूल है हमारे पास में, वो हम देखते हैं फटाफट। तो फर्स्ट हमारा रूल क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखना है तो रिएक्टेंट को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट को राइट साइड में। 2 या तो 2 से ज्यादा अगर रिएक्टेंट है तो पॉजिटिव साइन, प्लस साइन। एरो हमेशा कौन सा साइड में, प्रोडक्ट के साइड में। ये 2 रूल तो बहुत इजी थे। थर्ड वाला हमें सभी के गैसियस लिखना है, मतलब स्टेट लिखना है। गैस है तो गैस लिखो, सॉलिड है तो एस लिखो, लिक्विड है तो एल लिखो। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन के फॉर्म में तो क्या लिखना है, AQ लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन इसी के बाद में अगर कोई रिएक्शन हो गई और गैस बाहर रिलीज हो गई तो अपवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखा दो। अगर कुछ कंपोनेंट जमा हो गया, नीचे बच गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखा दो। ये हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल, हम अगर रिएक्शन में हीट बाहर से दे रहे हैं तो एरो के ऊपर में क्या दिखा दो आप, हीट दिखा दो। कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें से हीट बाहर निकल रही है तो साथ में क्या दिखा दो, यहाँ पे प्लस साइड में हीट। तो यहाँ तक के स्टूडेंट्स हमारे 4 रूल है। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा 5th रूल। हाँ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास में स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 के पहले मैं आपको स्टेप नंबर 4 पे एक जो मेजर एक पॉइंट है वो प्रिसाइजली बता देता हूँ। हमने देखा था कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, अगर हम हीट अगर बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो एरो दिया जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी जो एरो है, एरो के ऊपर में आपको ये साइन देना है ट्रायंगुलर शेप। एरो के नीचे नहीं, हमेशा कहा एरो के ऊपर में। ये आप नोट डाउन करके रखो। वहां पे लिख सकते हैं आप कि हमारा जो साइन है हीट का वो हमेशा अबाउ द एरो यूज करना है। देन हमारा स्टेप नंबर 5, हम स्टेप नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टेप 5 बहुत इजी है। नेसेसरी टू फुलफिल सर्टन रिक्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कोई अगर रिएक्शन हो रही है और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होना चाहिए तो ये भी हमें पूरा प्रॉपर वे से पता होना चाहिए। जैसे कि हम कोई रिएक्शन कराना चाहते हैं लेकिन वो रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर उतना है नहीं। कोई रिएक्शन अगर 80 डिग्री पे कराना है और हम उसको 30 डिग्री पे करा रहे हैं तो रिएक्शन हो पाएगी या स्टूडेंट, नहीं हो पाएगी ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रॉपर वे से इंडिकेट करना चाहिए कौन सी रिएक्शन कितने डिग्री पे होगी, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और एक वर्ड कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना। कैटलिस्ट तो हमने कभी सुना नहीं। कैटलिस्ट के बारे में इतना तो सुनो स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन का रेट बढ़ाने का काम करता है। जो स्पीड चलती है वो स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। वो एग्जैक्ट पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ वो क्या करता है, वो अपना प्रेजेंस शो करता है। सपोज करके चलो आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं प्रॉपर वे से। आपकी मम्मी जो है आपके पीछे खड़ी है, वो सिर्फ क्या कर रही है, आपके ऊपर निगरानी रख रही है। अगर इसने एक भी मिनट अपना स्किप किया तो लेके बेलर फटाफट देने का। तो सिंपल से यही है। कैटलिस्ट मतलब क्या, वो रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा, वो रिएक्शन को प्रॉपर वे से होने देगा। अब आप और मेरे प्रॉपर वे से आप मेरे को पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पे जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। मतलब अब अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो मम्मी तो स्टडी नहीं कर रही है ना, मम्मी इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर में नहीं। मतलब ये निकल रिएक्शन के अंदर जो निकल है ना, तुम निकल ये रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं रहता, सिर्फ ये अपना प्रेजेंस शो करता है कि मैं प्रेजेंट हूँ, आप अपना काम प्रॉपर वे से करो। बस ये हिम्मत देने का काम करता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा याद रखो। तो अभी हमारे पास में जो हमारा वेजिटेबल ऑयल रहता है, ऑयल है तो लिक्विड इन नेचर। देन H2 मतलब गैस, हाइड्रोजन गैस। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं जब 60 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब आपको दिख रहा है टेम्परेचर एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं आप, नीचे भी लिख सकते हैं। अब नीचे मैंने निकल लिखा है, इसके ऊपर में क्या लिखा है 60 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पे फिर से अगर क्या आ गया था ये वाला साइन, तो मैंने क्या किया था 60 को नीचे लिखा है, अभी है नहीं। तो आप याद रखिए 60 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट को जो है हमारा हीट हो रहा है निकल के प्रेजेंस में। तो जब वेजिटेबल ऑयल H2 के साथ में रिएक्ट करता है निकल और 60 डिग्री पे, तो क्या बनाता है, वनस्पति घी। क्या बनाता है, घी बनाता है। और घी कैसा रहता है, सॉलिड इन नेचर, तो ये बनाता है। अगर ये नहीं रहेगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारी रिएक्शन कर रहे हैं 30 डिग्री पे, तो प्रॉपर वे से घी बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या बोला,
नेसेसरी टू फुलफिल सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, ये दिखाना हमें रिएक्शन में बहुत जरूरी है। सबसे बेसिक एक और एग्जांपल बताता हूं स्टूडेंट्स, हमने बचपन से रिएक्शन पढ़ते आए हैं, 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और साथ में वाटर। किसमें होती है रिएक्शन? ये किसमें? प्लांट्स में। और ये रिएक्शन कौन सी है? फोटोसिंथेसिस। हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे स्टूडेंट से रिएक्शन के बारे में, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होती है? रात के समय फोटोसिंथेसिस हो सकती है क्या? रात को फूड अपना प्रिपेयर कर सकता है क्या प्लांट? बिल्कुल नहीं। मतलब उसको क्या होना जरूरी है? सनलाइट। अरे सनलाइट होना जरूरी है, मतलब ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। सनलाइट, टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या इंडिकेट करते हैं? सनलाइट। बिना सनलाइट कुछ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकती है। साथ में प्लांट के पास में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। जो लीव्स है ना, लीव्स ग्रीन कलर की रहती है, वो किसके कारण रहती है? क्लोरोफिल। मैंने साइंस में आपको पढ़ाया है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी का हमारा जो कलर है, स्किन कलर, ये किसके कारण है? मेलेनिन। मेलेनिन करके पिगमेंट है ना, वैसे ही प्लांट्स के पास में जो ग्रीन कलर की लीव्स रहती है, वो किसके कारण रहती है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों के कारण ये रिएक्शन हो सकती है। रात के समय प्लांट फूड प्रिपेयर करता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन को देना बहुत जरूरी है। तो ये आपके रिएक्शन होगी। बाद में आप स्टेट, पॉजिटिव साइन, वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया। देन लास्ट आपका स्पेशल इंफॉर्मेशन, ये सभी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूं स्पेशल इंफॉर्मेशन। लास्ट है, सपोज हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं और जो रिएक्शन कर रहे हैं उससे कोई पॉइजनस गैस निकलेगी, तो वो पता होना चाहिए। कोई भी पॉइजन, आप दो रिएक्टेंट को अगर मिक्स कर रहे हैं, नया जो प्रोडक्ट बनता है उसमें से कोई गैस बाहर निकलती है, पॉइजनस है, गलती से हमारे बॉडी में इनहेल कर लिया आपने, तो आपको क्या हो सकता है? अस्थमा हो सकता है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो उससे आपको क्या लगाना है? पहले से आपको पता रहेगा कि रिएक्शन में, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? मास्क यूज कर सकते हैं। मतलब उसी के बाद में कोई आपका कंपोनेंट बहुत ज्यादा ईचिंग करता है, आपका अगर थोड़ा एक ड्रॉप भी गया तो जल जाएगा स्किन, अगर ऐसा कंपोनेंट है तो उसकी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, आप अपने प्रॉपर वे से आप क्या यूज कर सकते हैं? ग्लोव्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये सब स्पेशल इंफॉर्मेशन आप रिएक्शन में लिखेंगे। जैसे कि आप कभी HCl मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अगर एक भी ड्रॉप अगर हाथ में गया ना, पूरा जल जाता है यहाँ से पूरा एरिया। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पहले से लिखना है आपको। ये कैसा रहता है? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिससे हमको इंजरी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेटेड। और एक और HCl आता है, एक HCl आता है डाइल्यूट। डाइल्यूट वाले से आपको इंजरी नहीं होती है। तो जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, आपका एक HNO3 नाइट्रिक एसिड रहता है। क्या रहता है? नाइट्रिक एसिड। इससे भी पॉइजनस गैस रिलीज होती है, ये भी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो आप जब ये यूज करोगे, हैंड ग्लव्स, मास्क वगैरह यूज करके, तो ये स्पेशल इंफॉर्मेशन आपके पास में हमेशा रहना चाहिए। तो यहाँ तक के स्टूडेंट्स, हमारा एक पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होता है। कौन सा? हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन।